नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के न्यूज ऑन मैप वर्ल्ड प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। आज हम बात करने वाले हैं बीते एक सप्ताह में दुनिया भर में चर्चा में रही प्रमुख जगहों के बारे में। एक एक करके शुरुआत करेंगे और शुरुआत करेंगे हम बीते सप्ताह के अभ्यास प्रश्न से। ये वो प्रश्न होते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आप कोई भी परीक्षा दे रहे हैं जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है, वहां पर यह सवाल आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि आजकल मैप बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा रहे हैं। अब चलिए सवाल देखिए। ग्रीस यानी कि यूनान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बाल्कन प्रायद्वीप का सबसे दक्षिणी देश है। दूसरा स्टेटमेंट है अल्बानिया, बुल्गारिया, तुर्की, मैसेडोनिया और इटली इसके पड़ोसी देश हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है ना? तो केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। अब इस सवाल में आप देखिए, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि बाल्कन प्रायद्वीप का मतलब क्या है, ग्रीस आखिर है कहां पे, और उसके बाद फिर ये बाकी देश। तो चलिए, दुनिया के नक्शे पर यह है बाल्कन प्रायद्वीप का हिस्सा। अब ये जो बाल्कन प्रायद्वीप आप देख रहे हैं, प्रायद्वीप का मतलब क्या, तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ क्षेत्र है। अब यह है कहां पे, तो इसको हम कह सकते हैं यूरोप के दक्षिण पूर्व में बाल्कन प्रायद्वीप है। ठीक है, तो जो ये यूरोप है इसके दक्षिण पूर्व में बाल्कन प्रायद्वीप है। अब यहां पे सवाल है कि यह सबसे दक्षिणी देश है कौन? ग्रीस यानी कि यूनान। तो ये देखिए, ग्रीस सबसे दक्षिणी है, बिल्कुल है। इसके बाद तो कुछ नहीं है, मेडिटेरियन सी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह स्टेटमेंट सही है। दूसरा देखिए, अल्बानिया, बुल्गारिया, तुर्की, मैसेडोनिया और इटली इसके पड़ोसी देश हैं। तो ग्रीस को देखिए, ये ग्रीस है, अल्बानिया, मैसेडोनिया, बुल्गारिया, तुर्की, ये चार देश हमें दिखाई देते हैं जो इसके साथ सीमा साझा करते हैं। तो अल्बानिया है, फिर उसके बाद बुल्गारिया है, फिर उसके बाद तुर्की और मैसेडोनिया। ये देखिए तुर्की है और ये नॉर्थ मैसेडोनिया है। लेकिन आप ये देखिए, क्या हमें इटली दिखाई देता है? तो कहीं नहीं दिखता है। इटली तो इधर है और ये उसके साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो उसका पड़ोसी देश ग्रीस का नहीं है। तो यहां पे ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। ये देखिए, इटली, ये आप देख रहे हैं, ये इटली वाला क्षेत्र है और ये अलग है, ग्रीस से दूर है। तो यहां पर जवाब में हमें पता चल गया केवल एक सही है, तो हम कहेंगे ए, केवल एक। अब आगे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और निम्नलिखित जलराशियों की अवस्थिति पर विचार कीजिए। फिलीपीन सागर, पूर्वी चीन सागर, टोकिन की खाड़ी, उपर्युक्त में से कितनी चीनी मुख्य भूमि और फिलीपींस द्वीप समूह दोनों को स्पर्श करती हैं? मतलब किसी एक को नहीं, चीन का जो मेनलैंड है और जो फिलीपींस आइलैंड है उसका समूह है, उसमें से दोनों को ही कहीं ना कहीं टच करे कोई इन तीनों में से, तो उसको शामिल माना जाएगा हमारे जवाब में जो पूछ रहा है। तो चलिए, कितने हैं पहले हम देख लेते हैं इन तीनों को ही। तो देखिए, यह है फिलीपींस सी, ये फिलीपींस द्वीप समूह है, ये वाला क्षेत्र आप देखिए, और ये देखिए ये चीन है। फिलीपींस सी से यह लगा हुआ क्षेत्र दिखता है, इसको टच कर रहा है। लेकिन देखिए, तो चीन से नहीं लगा है क्योंकि यहां पे ईस्ट चाइना सी है, यहां पे साउथ चाइना सी है, तो इसका विस्तार यहां नहीं है, चीन तक नहीं है। तो हम अब चलिए यहां पे फिलीपीन सागर को हटा देते हैं। अब पूर्वी चीन सागर और टोकिन की खाड़ी को देखिए। तो ये पूर्वी चीन सागर है, तो ये चीन से तो लगा हुआ है, लेकिन ये फिलीपींस द्वीप समूह से लगा हुआ नहीं है। तो चलिए, अब ये भी हट गया। फिर उसके बाद टोकिन की खाड़ी। अब टोकिन की खाड़ी देखिए, ये है यहां पे टोकिन की खाड़ी, गल्फ ऑफ टोकिन। ये चीन से तो लगा है, इसके अलावा वियतनाम से भी लगा है, लेकिन फिलीपींस द्वीप समूह से नहीं लगा है क्योंकि बीच में साउथ चाइना सी आ गया। तो ऐसे में यह भी नहीं है। तो उपर्युक्त में से कितनी चीनी मुख्य भूमि और फिलीपींस द्वीप समूह दोनों को स्पर्श कर रही है? कोई भी नहीं, यानी कि डी यहां पे सही जवाब होगा। चलिए आगे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाओस दक्षिण पूर्व एशिया के स्वर्णिम त्रिभुज क्षेत्र में शामिल है। फिर दूसरा, मेकोंग नदी स्वर्णिम चतुर्भुज क्षेत्र से गुजरती है। उपर्युक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, और डी ना तो एक और ना ही दो। अब यहां सवाल में फिर से देखिए, लाओस के बारे में क्या बोल रहा है? दक्षिण पूर्व एशिया के स्वर्णिम त्रिभुज क्षेत्र में शामिल है। तो हमें यह पता होना चाहिए कि स्वर्णिम त्रिभुज क्या है, दक्षिण पूर्व एशिया कहां पे है, कौन कौन से देश हैं, ये तीनों बातें क्लियर होंगी तो जवाब मिल जाएगा।
फिर दूसरे में मेकॉन्ग नदी स्वर्णिम चतुर्भुज क्षेत्र से गुजरती है। तो मेकॉन्ग नदी आखिर निकलती कहां से है, जाती कहां है, कितने देशों से गुजरती है, ये स्वर्णिम चतुर्भुज क्षेत्र है क्या, ये सारी बातों के बाद ही हमें तो जवाब मिलेगा। अब पहले सवाल के जवाब के लिए देखिए, स्वर्णिम त्रिभुज की बात की जाए तो दुनिया में दो ऐसी जगह हैं जहां पे अफीम बहुत ज्यादा होता है। एक है स्वर्णिम त्रिभुज गोल्डन ट्रायंगल और एक है गोल्डन क्रिसेंट। अब गोल्डन ट्रायंगल में 3 देश आ जाते हैं, म्यांमार आ जाता है, लाओस आ जाता है, थाईलैंड आ जाता है। अब गोल्डन क्रिसेंट के लिए हमें भारत के उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ना पड़ेगा और वहां पे अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, वो गोल्डन क्रिसेंट है, वो इस सवाल से इसका कोई संबंध नहीं, पर ये 2 जगह है जहां पे अफीम होता है। अब बात की जाए देखिए तो मेकॉन्ग, चलिए इसी सवाल में पहले पूरा देख लेते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया, लाओस दक्षिण पूर्व एशिया के स्वर्णिम त्रिभुज क्षेत्र में शामिल है, तो ये तो हमें दिख गया है, लाओस है ही, तो जवाब हमें क्या मिल गया, ये सही है। दूसरा, मेकॉन्ग नदी स्वर्णिम चतुर्भुज क्षेत्र से गुजरती है। स्वर्णिम चतुर्भुज, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है, जो बड़ी 4 मेट्रो सिटीज हैं, दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, फिर उसके अलावा जो चेन्नई है, इनको जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क की एक परियोजना है, प्रोजेक्ट है। तो ये एकदम अलग है। और मेकॉन्ग नदी भारत में है नहीं, ये तिब्बत से निकलती है और तिब्बत से होते हुए 6 देशों में होते हुए यह दक्षिण पूर्व एशिया में 6 देशों में जाती है और वियतनाम से होते आगे समुद्र में मिलती है और यह दुनिया की 12वीं सबसे बड़ी नदी है। अब यहां पे चलिए आ जाइए आगे। तो दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है, मेकॉन्ग नदी स्वर्णिम चतुर्भुज क्षेत्र से गुजरती है, यहां पर यह स्टेटमेंट सही नहीं है। स्वर्णिम चतुर्भुज तो भारत में है और मेकॉन्ग नदी भारत में है नहीं, तो पहला हमें सही मिल गया। तो यहां पे उत्तर क्या है, ए, केवल 1। ठीक है, अब चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। मार्शल द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मार्शल द्वीप समूह द्वीपों का समूह है और द्वीपों का समूह किसी महासागर में होगा। अब चलिए 3 स्टेटमेंट देखिए। यह मध्य प्रशांत महासागर में अवस्थित एक द्वीपीय देश है। रतक समूह और रालिक समूह के द्वीप इससे संबंधित हैं और माइक्रोनेशिया और किरबाती इसके समुद्री पड़ोसी देश हैं। अब आपको बताना है कौन से कथन सही हैं, केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3 या फिर उपर्युक्त सभी। अब सवाल में मार्शल द्वीप समूह को सबसे पहले देखते हैं, फिर एक एक स्टेटमेंट को हम देखेंगे कितने सही कितने सही नहीं। देखिए ये मार्शल द्वीप समूह है, यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं। अब उसके बाद आगे आ जाइए, रतक समूह और रालिक समूह, ये द्वीपों का एक समूह है। तो यहां पे आप देखें तो रतक समूह और रालिक समूह भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखिए, ये रालिक समूह है और ये रतक समूह है। और ये मार्शल द्वीप समूहों में ही, जो मार्शल द्वीप के बहुत सारे द्वीपों का समूह है, उस द्वीप समूह में 2 समूह ऐसे हैं, उसी समूह के अंदर 2 समूह ऐसे हैं जो एक चैन की तरह है, एक रेखा में है, 1 by 1 करके एक चैन की तरह दिखाई देते हैं। तो ये कौन है, एक तो रोहतक है और एक है रालिक, है इसी के अंतर्गत। तो ये बात समझ में आपको आ जाए कि इसी से संबंधित है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। पहला वाला प्रशांत महासागर में अवस्थित है, ये जो है ये प्रशांत महासागर का क्षेत्र है। अब उसके बाद देखें तीसरा, माइक्रोनेशिया और किरबाती इसके समुद्री पड़ोसी देश हैं। तो माइक्रोनेशिया ये रहा और किरबाती, ये भी द्वीपों को समूह, द्वीपीय देश है। तो किरबाती भी है, माइक्रोनेशिया भी, और इसके पड़ोसी देश है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट अगर सही हैं तो हम कह सकते हैं उपर्युक्त सभी, डी, सभी स्टेटमेंट सही है। चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर्बिया बाल्कन प्रायद्वीप के क्षेत्र में स्थित एक देश है। फिर उसके बाद रोमानिया, इटली और हंगरी इसके पड़ोसी देश हैं। आपको बताना है उपर्युक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। हमें बाल्कन प्रायद्वीप का अंदाजा है कि आखिर वो है कहां पे, दक्षिण पूर्व यूरोप में है। फिर हमें देखना है जो उसमें संबंधित देश हैं वो कौन कौन से हैं, क्या वहां पे सर्बिया है, तभी हमें पता चलेगा पहला सही कि नहीं है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। कहां पे है, आपको बता दिया था मैंने, दक्षिण पूर्व यूरोप की तरफ आना है। दक्षिण पूर्व यूरोप की तरफ आते हैं, पास से देखिए ये है बाल्कन प्रायद्वीप। अब ये जो बाल्कन प्रायद्वीप है, एक तरफ देखिए ब्लैक सी है, यहां पे आपको और भी दिख जाएगा, एजियन सी है, आयोनियन सी है, एड्रियाटिक सी है, ठीक है, और इन्हीं के बीच में घिरा हुआ दिखाई देता है। अब यहां पे ये सारे बाल्कन देश हैं, जो ये नाम आपको अलग कलर से दिखाई दे रहे हैं। बाल्कन देश में देखिए माल्डोवा से लेके, स्लोवेनिया से लेके, ग्रीस से लेके तुर्की भी आपको दिखाई दे जाएगा, अल्बानिया, मैसिडोनिया, बुल्गारिया, कोसोवो, मोंटीनेग्रो, सर्बिया, रोमानिया,
सब कुछ है। ये है देखिए सर्बिया, और इसी सर्बिया को हम विस्तार से देखें तो ये है, ठीक है। अब चलिए, अब ये जो सर्बिया है इसके पड़ोसी देश देख लीजिए, हंगरी, क्रोएशिया, बोस्निया, मोंटेनिग्रो, अल्बानिया, मैसिडोनिया, बुल्गारिया, रोमानिया। अब लेकिन पूछा क्या है, रोमानिया, इटली और हंगरी इसके पड़ोसी देश हैं। तो देखिए ये मिल गया हंगरी, ये मिल गया रोमानिया, पर आप देखें तो इटली तो कहीं नहीं दिखाई देता, क्योंकि इटली तो यहां पे है, बाहर है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट अपने आप गलत हो गया। यहां पे पहला वाला सही था, तो हम यहां पे क्या कहेंगे, उत्तर क्या हो गया, ए, केवल ए। दूसरा वाला गलत है, लेकिन पहला वाला सर्बिया बाल्कन प्रायद्वीप क्षेत्र में स्थित एक देश है, और यह हमें साफ साफ दिखाई देता है यहां पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित भू आकृतियों पर विचार कीजिए। अब देखिए, पहला है किम्बरले का पठार, दूसरा है केप यार्क प्रायद्वीप, तीसरा है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, चौथा है विक्टोरिया मरुस्थल, पांचवा है मर्रे डार्लिंग नदी बेसिन, और छठवां है सिम्पसन रेगिस्तान। कितने ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं इनमें से, इन 6 में से? केवल 2 हैं, केवल 3 हैं, केवल 5 हैं, या सभी 6 हैं? चलिए अब देखिए, किम्बरले प्लाटेउ, ग्रेट विक्टोरिया लेक, सिम्पसन डेजर्ट, केप यार्क पेनिनसुला प्रायद्वीप जिसको बोल सकते हैं, और यहां पे मर्रे डार्लिंग का जो क्षेत्र है, मर्रे डार्लिंग नदी बेसिन क्षेत्र, ठीक है। और इसके अलावा देखें तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये है, 1 2 3 4 5 6, और ये 6 नाम थे, 6 के 6 आपको मिल गए यहां पे। इसका मतलब क्या है, ये 6 के 6 सभी 6 ऑस्ट्रेलिया में हैं। मर्रे डार्लिंग नदी बेसिन क्षेत्र यह जो है यहाँ पे, ये कृषि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, उपजाऊ क्षेत्र है। ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, लंबी श्रृंखला है पहाड़ों की। तो ये कुछ चीजें हैं जो पता होना चाहिए। डिजर्ट वाला जो इलाका है ये सब पता होना चाहिए। ये सारे वो नाम है जो महत्वपूर्ण नाम है, ऐसा नाम मैंने कोई अलग से नहीं बोला कि एकदम से जो आपके अंदाजे में नहीं है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे कौन कौन से आपको सी, कोरल सी दिखाई देता है, पैसिफिक ओशियन में है, और ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है। देखिए बाइट, बे जो होता है, बे से ज्यादा जब जो भूखंड का आकार है, जब जैसे मान लीजिए ये क्षेत्र है बे का, जैसे बे ऑफ बंगाल, लेकिन ये जो भूखंड का क्षेत्र है ये और ज्यादा विस्तृत हो जाता है इस प्रकार से। जैसे आप ये देखें तो ये और ज्यादा विस्तृत है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बाइट बोलते हैं। और जो गल्फ होता है ये और थोड़ा सा कम होता है ना, खाड़ी जो होता है। तो यहां भूखंड जो रहेगा इस प्रकार से ऐसे रहेगा, और बीच में ये जल क्षेत्र रहेगा। तो गल्फ, बे, बाइट अलग अलग होता है। इसके बारे में विस्तार से मैं किसी दिन आपको जरूर बताऊंगा, किसी सवाल के माध्यम से, तो और बेहतर होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। अमेजन नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस नदी का अधिकांश प्रवाह दक्षिणी गोलार्ध में है। इस नदी का मुहाना भूमध्य रेखा के निकट है। यह समुद्र में जल निकास के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है। तो अब इनमें से आपको बताना है कौन से कथन सही है। ए केवल 1 और 2, बी 1 और 3, सी 2 और 3, और डी उपर्युक्त सभी। तो इस सवाल का जवाब आप कमेंट करके हमें बताने की कोशिश जरूर करिएगा, क्योंकि जब आप हमें कमेंट करके जवाब बताते हैं, हमारे सवालों का जवाब देते हैं, तो हमें भी और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द ही मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।